नमस्ते, मेरा नाम अंकित त्रिपाठी है। रात के 9:30 बज चुके हैं और आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है हमारे इस क्राइम की चैनल में। हमारे इस चैनल में लगातार क्राइम की कहानी सुनाने का सिलसिला जारी है। उसे आपको भी इस बात को जानकर कोई आश्चर्य नहीं होगा कि आए दिन हमारे देश में या आपके अगल बगल अवैध संबंधों के चलते महिला या पुरुष की हत्या होती है और इसी के चलते कई बार पूरे परिवार तबाह भी हो जाते हैं। और आज की कहानी भी आपको इसी अवैध संबंधों के बारे में है। इस कहानी में आपको पता चलेगा कि कैसे एक पत्नी को अपने पति से शारीरिक सुख हासिल नहीं हो रहा था, इसलिए उसने अपने ट्रैक्टर ड्राइवर से शारीरिक संबंध बनाती थी और कैसे उसी पत्नी ने अपने पति से छिपकर उस ड्राइवर के साथ संबंध बनाती और फिर एक दिन दोनों ने मिलकर, प्रेमी और पत्नी ने मिलकर उसके पति की हत्या कर दी। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही हो, यानी हमारा द्वारा बनाए गए वीडियो अच्छे लग रहे हों, तो प्लीज़ आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कहानी शुरू करते हैं। सुबह के ठीक 9 बजे थे। तारीख थी 7 मई 2022। मध्य प्रदेश के में एक ज़िला मुरैना आता है, उसी के अंतर्गत एक सिहोनिया थाना लगता है। उसी के थाना प्रभारी अपने खच्च में आकर बैठे ही थे, तभी एक अधेड़ महिला उनकी टेबल के सामने आकर खड़ी हो गई। महिला परेशान और कमज़ोर दिख रही थी। भदौरिया ने उस महिला को कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। वह महिला घबराई हुई थी और वह महिला उसके बाद उस कुर्सी पर बैठ गई। उसके बाद उस महिला ने थाना प्रभारी भदौरिया को जो कहानी सुनाई उसे जानकर आप चौंक जाएंगे। परिचय देते हुए उस महिला ने अपना नाम मीराबाई और गांव का नाम छत्त का पूरा बताया। उसने कहा कि वह स्वर्गीय रामजी लाल सरखवार की विधवा है। उसे चौंकाने वाली बात यह बताई कि उसका बेटा विश्वनाथ 23 नवंबर 2020 से घर नहीं आया है, जबकि वह खेतों में काम करने को कहकर गया था और वह गायब करा दिया गया है। उसकी पत्नी राजकुमारी का कहना है कि वह काम के सिलसिले में गुजरात में रह रहा है, लेकिन मुझे पूरा शक है कि उसकी हत्या की जा चुकी है। भदौरिया ने मीराबाई से उसके बेटे के बारे में कुछ और जानकारी मांगी। फिर पूछा कि आखिर वह कैसे कह सकती है कि उसके बेटे की किसी ने हत्या कर दी होगी, या इसका सिर्फ और सिर्फ वह अंदेशा जता रही है। इतना सुनते ही मीराबाई ज़ोर ज़ोर से थाने में रोने लगती है। भदौरिया ने तभी एक गिलास पानी पिलाया और वह महिला शांत हो गई और शांति से बेटे के बारे में थाना प्रभारी ने जानकारी देने की बात कही और पूछा कि बेटे से किसकी दुश्मनी थी और वह कहाँ आ जाता था, पत्नी से उसके संबंध कैसे थे। मीराबाई पहले तो 2-3 मिनट तक शांत बैठी रही, फिर उसने बताना शुरू किया कि आखिर उसे क्यों अपने बेटे की मौत की आशंका है, इसके पीछे कौन हो सकता है, उसे किस तरह से 22 महीनों से धोखे में रखा गया। उस महिला ने यानी पूरी कहानी बताई और उसने यह भी बताया कि उसे अपनी बहू पर आशंका क्यों है और संदेह क्यों है कि उसकी बहू ने ही उसके बेटे की हत्या कराई है। महिला ने बताया कि मेरे बेटे का नाम विश्वासनाथ है, वह खेती किसानी के पुश्तैनी काम से जुड़ा रहा है। इस काम से कई बार से वो दूसरे शहरों भी जाता रहा है। उसे मैंने आखिरी बार 2 साल पहले नवंबर महीने में तब देखा था जब कोरोना फैला हुआ था। वह रोज़ की तरह उस दिन अपने खेत पर गया था। रात गहराने पर जब खेत से लौट कर नहीं आया, तब मैंने अपनी बहू राजकुमारी से उसके बारे में पूछताछ की। बहू ने बताया कि गुजरात से किसी दोस्त के उनके फ़ोन आया था और वह 4-5 दिनों के लिए गुजरात गए हुए हैं, इसलिए उन्हें गुजरात जाना पड़ा और वह 4-5 दिनों बाद वापस आ जाएंगे। किंतु जब बेटा 4-5 दिन बाद भी लौटकर वापस नहीं आया तो माँ को फिर से चिंता हुई, इसलिए उसने फिर से बहू से अपने बेटे के बारे में पूछताछ की। तो बहू ने अपने मोबाइल से उसके बेटे के स्थान पर किसी और के बेटे से बातचीत करा दी और कहा कि हाँ, ये आपके बेटे ही बात कर रहे हैं। महिला बताती है कि मुझे उसकी आवाज़ सुनकर थोड़ा संदेह हुआ, लेकिन बहू ने दबाव डालकर कहा कि उसकी बात उसके बेटे से हुई है और उसकी थोड़ी तबीयत खराब है,
इस वजह से उसकी आवाज़ आपको बदली हुई नज़र आ रही है। वह महिला आगे बताती है कि मुझे लगा कि हो सकता है कि सुनने में ऐसा हुआ हो, अधिक उम्र होने और सुनने और देखने की समस्या है, इस वजह से शायद मुझे दिक्कत हुई हो। जबकि सच तो यह था कि बहू मेरी इसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर बेटे की जगह किसी और से बात करवाती रही है। एक ही आवाज़ सुनकर मैंने उसे ही अपना बेटा समझ लिया। मीराबाई आगे बताती है कि यह तो भला हो मेरी बेटी वंदना का, जिसने बहू के इस झूठ को पकड़ लिया। मेरी बेटी अपने मायके आई हुई थी। घर में अपने बड़े भाई को नहीं पाकर उसने भाभी राजकुमारी से पूछा तो बहू ने अपनी ननंद को भी बताया कि उसके भैया इन दिनों गुजरात में रह रहे हैं और कुछ काम धंधा कर रहे हैं। किसी और को भाई बताकर मोबाइल फ़ोन पर उसकी बात करवाने लगी। बात शुरू करते ही मेरी बेटी वंदना ने कहा कि उसकी बात विश्वनाथ भैया से नहीं हो रही है, कोई और आदमी उसके भाई की आवाज़ बनाकर बात कर रहा है। इस तरह से वंदना ने भाभी के झूठ और जालसाजी को पकड़ लिया था। उसने भाभी से पूछा कि वह भैया के बारे में सच सच बता दे, इस समय भैया कहाँ हैं, लेकिन उसकी भाभी कुछ जवाब नहीं दे पाई। इसके बाद बेटी वंदना ने मुझे बुलाया और उसने कहा कि आप इस बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में कर दो और इसीलिए मैं साहब आपके पास आई हूँ। इसके बाद थाना प्रभारी ने मीराबाई से जानकारी के आधार पर उसके बेटे विश्वनाथ की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली। साथ ही अपने पूरे ज़िले में उसके बेटे की फ़ोटो पहुंचा दी गई। मामला एक वैसे वयस्क पुरुष के 22 माह से गुमशुदा होने से संबंधित था जो परिवार का मुखिया था, इसलिए सिहोनिया थाना प्रभारी ने इसे गंभीरता से लेकर अपने कुछ खास मुखबिर भी लगा दिए। मुखबिरों को सौंपे गए कार्यों में से एक कार्य विश्वनाथ की पत्नी के चाल चलन के बारे में जानकारी जुटाने का भी था। यानी जो उनके मुखबिर थे वह कुछ मुखबिर ऐसे भी थे जो उनकी पत्नी के चाल चलन के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे थे। उन मुखबिरों को जल्द ही पता चला कि उसकी पत्नी राजकुमारी के एक अरविंद सखरवाल नाम का एक व्यक्ति है, उसके साथ अवैध संबंध है और वह व्यक्ति लगातार अभी भी घर में आता जाता रहता है। और जब विश्वास न था तब उसकी गैर मौजूदगी में वह अरविंद सखरवाल लगातार आता था और इन दिनों भी अरविंद का आना जाना लगातार लगा रहता है। पुलिस के लिए बेहद महत्वपूर्ण जानकारी थी। उनकी जांच की सुई राजकुमारी और अरविंद की ओर अब पूरी तरह से घूम गई। इसमें उन्होंने अवैध संबंध होने के तार जोड़ दिए। अब उन्हें किसी तरह राजकुमारी और अरविंद के बीच अवैध संबंध के ठोस सबूत की जानकारी चाहिए थी ताकि उन गतिविधियों में विश्वनाथ के शामिल होने का पूरी तरह से पता चल सके। इसकी तहकीकात में तेज़ी लाने के लिए उन्होंने अपने मातहतों को साइबर सेल की मदद लेने का निर्देश दिया। थाना प्रभारी ने कहा कि विश्वनाथ, राजकुमारी और अरविंद के मोबाइल फ़ोन की कॉल डिटेल्स निकलवाई गई और तब जाकर पता चला कि बीते 22 महीनों में राजकुमारी और अरविंद सखरवाल के बीच सैकड़ों बार बातचीत हुई है और कई बार तो उन दोनों के बीच घंटों घंटों तक बातचीत हुई है। इसी के साथ महत्वपूर्ण जानकारी ये भी इकट्ठा हुई कि 23 नवंबर 2020 के शाम की उस दिन अचानक गायब हुए विश्वनाथ, राजकुमारी और अरविंद के मोबाइल फ़ोन नंबरों की लोकेशन सिकरोदा नहर के पास थी। इसी दिन विश्वनाथ गायब हुआ था। यह जानकारी थाना प्रभारी को एक महत्वपूर्ण कड़ी लगी। उन्होंने तुरंत सादे कपड़ों में एक महिला कांस्टेबल को राजकुमारी के घर पर भेज दिया जिस वक्त वह घर पर नहीं थी। कांस्टेबल ने राजकुमारी के बेटे और बेटी से पूछताछ की तो उनसे चौंकाने वाली जानकारी पुलिस को हाथ लग गई। राजकुमारी के बेटे ने तो यहाँ तक बताया कि 23 नवंबर को शाम को उनके घर अरविंद चाचा आए थे। मम्मी ने पापा को बाजरे के लड्डू खिला दिए थे। उसके बाद वह सामान खरीदने की बात कहकर उन्हें अरविंद चाचा की बाइक पर बैठाकर वहाँ से घर से ले गई थी। उस दिन बाद से हमने पापा को वापस घर में नहीं देखा और लगातार मम्मी यही बोल रही हैं कि पापा आपके गुजरात में हैं। इस जानकारी से विश्वनाथ के बारे में पुलिस को एक और ठोस सबूत मिल गया था। उसके साथ बाद ही थाना प्रभारी ने 10 अगस्त 2022 को राजकुमारी और अरविंद को थाने बुलाया। उनसे कई घंटों तक पूछताछ की। धीरे धीरे राजकुमारी पर पुलिस की सख्ती लगातार बढ़ती जा रही थी।
और इसी सख्ती के कारण राजकुमारी ने सच उगल ही दिया। उसने अपना जुर्म कबूल करते हुए जो कुछ बताया उससे विश्वनाथ की हत्या की पूरी कहानी साफ हो गई। आगे इसी वीडियो में मैं आपको राजकुमारी और अरविंद के अवैध संबंधों की कहानी भी बताऊंगा। राजकुमारी ने बताया कि 23 नवंबर 2020 को ही योजनाबद्ध तरीके से उसने पति को बाजरे के आटे से बने लड्डू में नींद की गोलियां मिला दी थीं। उसके बाद बाजार से सामान खरीदने के बहाने साथ लेकर हम तीनों लोग गए। नींद की गोलियों के असर से पति को गहरी नींद आ जाने पर राजकुमारी ने अपने प्रेमी अरविंद से मिलकर उसके कपड़े उतार दिए और उसकी जेब से मोबाइल फ़ोन और पर्स निकालने के बाद उसी अवस्था में सिकरोदा नहर में जिंदा हालात में उसे फेंक दिया। तब उन्होंने सोच लिया था कि विश्वनाथ की मौत हो गई और उसे ठिकाने लगा दिया गया है। लेकिन उनके रास्ते का कांटा अभी निकला नहीं था, क्योंकि अगले दिन 24 नवंबर 2020 को थाना सराय छोला पुलिस द्वारा नहर में बहकर आए एक अज्ञात व्यक्ति के शव को बरामद करने की सूचना प्राप्त हुई। इसकी पुष्टि के लिए राजकुमारी ने अरविंद को खास तौर पर थाने भेजा और राजकुमारी को अरविंद ने बताया कि उस शव की शिनाख्त किसी ने नहीं की और उसे अज्ञात समझकर पुलिस ने अंतिम संस्कार करा दिया। विश्वनाथ को रास्ते से हटाने के बारे में राजकुमारी ने उसके अरविंद के साथ प्रेम संबंध होना बताया था, जिसके बारे में उसे जानकारी हो गई थी। राजकुमारी ने बताया कि उसे लेकर विश्वनाथ के साथ आए दिन लगातार झगड़े हो रहे थे, क्योंकि मेरे और अरविंद के रिश्ते के बारे में विश्वनाथ को पता चल चुका था। राजकुमारी ने बताया कि उसका पति विश्वनाथ खेती किसानी के काम के चलते काफ़ी देर घर से लौटता था, फिर हाथ पैर धोकर खाना खाने के बाद गांव की तरफ निकल जाता और वहां लोगों के साथ ठप्पेबाजी करता रहता था और ताश खेलने के बाद वह आधी रात को ही घर लौटता था। घर आते ही गहरी नींद में सो जाता था। ऐसी स्थिति में वह देह सुख यानी सेक्स करने से वंचित रह जाती थी। अरविंद जो था वह विश्वनाथ के ट्रैक्टर का ड्राइवर था। वह 3 साल पहले ही राजकुमारी के संपर्क में आया था और राजकुमारी एक हिसाब से उसकी मालकिन थी। विश्वनाथ के घर पर नहीं होने पर वह बेधड़क आता जाता रहता, बच्चों से काफ़ी घुल मिल गया था। राजकुमारी को पहले तो अरविंद मालकिन कहकर बुलाता था, लेकिन राजकुमारी के कहने पर ही उसे वह भाभी कहने लगा। कभी कभार राजकुमारी से मजाक भी कर लिया करता था। उसके शरीर को वह तिरछी नज़रों से देखता रहता था। राजकुमारी को भी अरविंद की चिकनी चुपड़ी बातें सुनने में अब धीरे धीरे मज़ा आने लगा था और वह मजाक का जवाब मजाक में ही देने लगी थी। यानी दोनों के बीच अब बातचीत का सिलसिला तेज़ी के साथ बढ़ रहा था और दोनों मजाक की आड़ में एक दूसरे से प्रेम करने लगे थे। बहुत ही जल्द वह राजकुमारी उसके प्रभाव में आ गई और हर बार वह बहाना बनाकर अरविंद से बातचीत करती रहती थी। बस फिर क्या था, अरविंद भी उसे चाहत भरी नज़रों से ताकने लगा। एक दिन उसने मौका पाकर राजकुमारी को अपनी बाहों में पकड़ लिया। वह पुरुष सुख से वंचित थी, इसलिए उसे अरविंद का रोमांस काफ़ी अच्छा लगा और फिर खुद को नहीं रोक पाई। राजकुमारी के अनुसार अरविंद से उस रोज़ जो संतुष्टि मिली थी वह पति के साथ कई सालों से उसे नहीं मिली थी। वह गबरू जवान बलिष्ठ मर्द था। फिर तो दोनों ओर से जब भी चाहत जगती तो वो सेक्स करने का कोई भी मौका निकाल लेते थे। अरविंद जब खेतों की तरफ ट्रैक्टर लेकर जाता तो राजकुमारी भी मौका पाकर उसके पास पहुंच जाती और वहीं झाड़ियों की आड़ में अरविंद उसे शारीरिक सुख देता था। कुल मिलाकर अब दोनों के बीच शारीरिक संबंधों का दौर लगातार बढ़ रहा था और विश्वनाथ इस बात से अभी तक पूरी तरह अनजान था। गांव के लोगों में उसके इस बारे में चर्चा हो रही थी। अरविंद अक्सर उस वक्त घर पर ट्रैक्टर लेने और पहुंचाने आता था जब विश्वनाथ घर पर नहीं होता था। बूढ़ी सास को कम सुनाई देता था, उसकी आंखों की रोशनी भी धुंधली थी, इसलिए मौका पाकर दोनों संबंध बना लेते थे। फिर राजकुमारी ने बताया कि एक दिन रात को अरविंद घर पर आया हुआ था। उस दौरान पति दोनों बच्चों को लेकर एक शादी में शामिल होने जयपुर चले गए थे। उस घर में उसके अलावा सिर्फ सास ही थी। घर में सन्नाटा पाकर अरविंद वहीं रुक गया
उनकी वह रात मौज मस्ती में गुजरी और उस रात हम दोनों ने कई बार सेक्स किया। लेकिन अलसुबह विश्वनाथ बच्चों समेत घर पर आ गया। उस रोज़ अरविंद और राजकुमारी को उसने रंगे हाथ पकड़ लिया। उस वक्त अरविंद तो विश्वनाथ की डांट फटकार सुनकर चला गया, लेकिन राजकुमारी की नज़र पर विश्वनाथ चढ़ गया। उस घटना के बाद से विश्वनाथ दोनों पर नज़र रखने लगा। हालांकि उसके बाद उसने अरविंद को नौकरी से भी निकाल दिया। राजकुमारी को यह बात और बुरी लगी और उसने अरविंद को अपनी एक योजना बताई। अरविंद साथ देने के लिए तैयार हो गया। अरविंद की वासना में अंधी राजकुमारी ने अपने सुहाग को ही दांव पर लगा दिया और इस तरह से विश्वासनाथ की हत्या के बाद वह अपने बच्चों को गांव में बूढ़ी सास के सहारे छोड़कर मुरैना में किराए के कमरे में रहने लगी थी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि मुरैना में भी अरविंद लगातार उसके साथ रहता था और दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी वहीं बनते थे। हालांकि बीच बीच में बच्चों और सास से मिलने वह गांव आ जाया करती थी। सास को झांसा दिए रहती थी कि उसने विश्वनाथ के गुजरात जाने के बाद घर की पूरी जिम्मेदारी अपने सिर पर उठा ली है। विश्वनाथ की गुमशुदगी के मामले में थाना सिहोनिया पुलिस ने राजकुमारी और उसके प्रेमी अरविंद को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर अदालत में पेश कर दिया, जहां दोनों अपने अपराध स्वीकार कर चुके हैं। इसके बाद विश्वनाथ की पत्नी और उसके प्रेमी को जेल भेज दिया गया। राजकुमारी ने जो सोचा था वह पूरा नहीं हुआ और अपने पति की हत्या की अपराधी भी बन गई। खैर, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।